प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने वीडियो में कार्यपालिका के बारे में पढ़ा जो सरकार का दूसरा अंग था। आज हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे जो सरकार का तीसरा अंग है। न्यायपालिका में का कैसे गठन होता है, आज हम न्यायपालिका के गठन के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ये तो देखो हमने पहले पढ़ लिया है कि न्यायपालिका हमारे देश की जो सरकार है उसका तीसरा अंग है और ये न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रित बनाए रखती है, संतुलित रखती है उनको। तो आज हम ये देखेंगे कि न्यायपालिका का गठन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी इसके बारे में इस गठन में पढ़ेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 124(1) में मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित 7 सदस्य रखे गए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही सम्मिलित है। मुख्य न्यायाधीश 1 व 7 अन्य न्यायाधीश। ये मूल संविधान में हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें संख्या तय की गई। कुल मिलाकर एक मुख्य न्यायाधीश होगा और ये 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये अनुच्छेद 124(1) में तय किया गया। इसके बाद में देखो 2008 में इनकी जो संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है। 2008 तक ये संख्या 30 हो गई। कैसे मतलब एक मुख्य न्यायाधीश हो गया प्लस 30 अन्य न्यायाधीश हो गए, यानी कुल जो सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि न्यायपालिका की सर्वोच्च इकाई सर्वोच्च न्यायालय होता है, सबसे बड़ी इकाई। इसमें 2008 के बाद एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश की संख्या तय की गई। आज तक ये हो गई है और ये कुल मिलाकर के अब इनकी संख्या 31 हो गई है। इसके बाद में देखो नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया था राष्ट्रपति के जो अधिकार है उनमें, कि राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है संविधान के द्वारा कि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और सभी उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये, इसकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, इसके अलावा राज्यों के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श लेगा और परामर्श लेकर के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करेगा तो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श लेना होगा। तो इस प्रकार से मतलब इनकी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तीसरा देखो, तीसरे में देखो न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होंगी।
तो सभी में लागू है कि वह भारत का नागरिक हो। मतलब न्यायाधीश की जो योग्यता है, तो पहली योग्यता में वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। ये दूसरी उसकी योग्यता है। तीसरी, वह किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त करता है। चौथी देखो, वह राष्ट्रपति के नज़र में, यानी राष्ट्रपति की नज़र में एक उच्च कोटि का कानून का ज्ञाता हो। तो ये 4 इनकी योग्यताएं हैं और ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त करना है। तीसरी देखो, महाभियोग। न्यायाधीशों के ऊपर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 124 5 व 6 में इनके महाभियोग के ऊपर बताया गया है, उपबंध किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। ये इनका कार्यकाल है, लेकिन वो स्वयं भी 65 वर्ष से पहले त्यागपत्र दे सकता है और उनके प्रति कदाचार अथवा असमर्थता के कुछ कारण संसद को सिद्ध हो जाते हैं, तो संसद महाभियोग लगा करके इन न्यायाधीशों को हटा भी सकती है। कैसे? वही प्रक्रिया, क्योंकि हमने संसद का जो महाभियोग शक्ति में पढ़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उनके न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग लाने का संसद का अधिकार है। तो संसद महाभियोग कैसे लाएगी इनके ऊपर? अलग अलग अपना जो 2/3 बहुमत है उसके द्वारा उस बहुमत को सिद्ध करके संसद को अगर ये लग रहा है कि ये न्यायाधीश असमर्थ है, तो इसको पद से हटा सकती है। तो ये इनके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है संसद के द्वारा। इसके बाद में देखो, अगला है उन्मुक्ति। उन्मुक्ति का मतलब न्यायाधीशों को स्वतंत्र, यानी हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, ठीक है। तो सभी न्यायाधीशों को सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा स्वतंत्र रखा गया है। ये स्वतंत्र है। कैसे है? देखो, न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों व निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्त कर रखा है। यानी न्यायाधीश स्वतंत्र हैं, इनकी कोई भी आलोचना नहीं कर सकता, इसलिए ये स्वतंत्र हैं। तो इनको आलोचना से, इनके जो निर्णय होते हैं, इनके कार्य होते हैं, उनकी कोई आलोचना नहीं कर सके, इसलिए इनको आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। अगला देखो, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। न्यायाधीशों के ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इसमें देखो, हमारे जो संविधान के समय निश्चित किया गया, तय किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है और वो जब अपने पद से निवृत्त हो जाता है, यानी सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर प्रतिबंध है कि वो किसी भी न्यायालय, किसी भी
न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और आज हमने न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय का गठन पढ़ा है। इसके अलावा देखो, इनको वेतन भत्ते भी दिए जाते हैं। ये संसद तय करती है कि कितने वेतन भत्ते दिए जाएं, सर्वोच्च न्यायालय का कितना, मुख्य न्यायाधीश का कितना वेतन है, अन्य न्यायाधीशों का कितना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आगे वाले वीडियो में हम इससे सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार व शक्तियाँ हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे।